नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑलरेडी हमने इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पूरे डिटेल्स में पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया था। चैप्टर 1 था इस बार के सिलेबस में क्लास 10th के बोर्ड के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो पहले चैप्टर को तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यदि आपने पहले चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड प्रश्न ज़रूर आएँगे। तो आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे और चैप्टर 2 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो क्रमांक में दिया हुआ है कि कौन-कौन से वो इम्पोर्टेंट समय हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें ये सारी घटनाएं घटी है, क्योंकि ये जानना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर आप डेट के हिसाब से अगर इन घटनाओं को अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है 1857 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। याद रखिएगा 1857 में 1857 में सबसे पहले भारत के अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां हुई, रेवोल्यूशन हुआ, जंग हुआ, झगड़े हुए और इसी को कई बार सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में जो मंगल पांडे के द्वारा जो जन विद्रोह किया गया था, जनता सब मंगल पांडे का काफी सपोर्ट कर रही थी। वो क्यों? क्योंकि वो भारत को आजाद करवाना चाहते थे। तो इसलिए पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 को समझा जाता है। पॉइंट हमारा कहता है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। आपको पता है वंदे मातरम हमारे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण गाना है जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। तो ये लिखा कब गया था? तो इसे 1870 में लिखा था। और किसने लिखा था? तो इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1885 में फिर क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में आज जो हम भारत देश में अभी जैसे देखिए कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों ने भाग लिया है। तो सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। और वोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ये याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न यहां से आपका तैयार होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है 1905 में ही अबनी नंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र भी बनाया था। हमारे भारत में आपको पता है कि हम अपने देश को माता के रूप में देखते हैं। सर्वप्रथम इसकी जो चित्रकारी की गई थी वो 1905 में किया गया था। अगर नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे अबनी निंद्रनाथ टैगोर ने इनका चित्र बनाया था। 1906 में क्या हुआ? 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीम मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुख्य कारण भी बना था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला ने, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसका? उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपको आगे पढ़ने भी हैं। नरम दल और गरम दल कहने का मतलब है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता थे जो काफी शांत थे, जो बहुत ही अहिंसावादी थे। खासकर महात्मा गांधी का ही नाम ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लीजिए। लेकिन कुछ गरम दल के भी नेता थे। भगत सिंह को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए। ये सब गरम थे। गरम कहने का मतलब है कि ये सब मर मिटने के लिए तैयार थे हमारे देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ध्यान से समझिएगा, 1911 की बात है। दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और इसमें बंगाल के जो विभाजन की बात कहा था लॉर्ड कर्जन ने, कब कहा था? 1905 में कहा था। ये याद रखिएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की बात का प्रस्ताव रखा था, मतलब अपनी सहमति जताई थी। और 1911 में जो दिल्ली के अंदर दरबार लगा, उस दरबार में बंगाल के विभाजन का जो प्रस्ताव था ना, उसे रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से
नई दिल्ली स्थानांतरित हो गई। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, याद रखिएगा। आज जिस भारत की राजधानी को हम नई दिल्ली के नाम से जानते हैं, ये पहले शुरुआत से ही नई दिल्ली नहीं थी। ये पहले बंगाल हुआ करता था। भारत की राजधानी पहले बंगाल में हुआ करता था, लेकिन स्थानांतरित होने का कहने का मतलब है कि बंगाल से ट्रांसफर होकर वो नई दिल्ली बन गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आपसे पूछा जाए तो 1914 का डेट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खत्म कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1918 में खत्म हो गया। 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश वापसी आए थे। स्वदेश कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी तो ऐसे भी गुजराती थे, पोरबंदर के रहने वाले थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहले भारत में नहीं रहते थे। वकालत वकालत करने के बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए, वहीं पे अपना वकालत करते थे। वहां भी इन्होंने काले गोरे का जो भेद चल रहा था, इसके लिए काफी लड़ाइयां लड़ी। तो वो वापस कब आए? तो 1915 ईस्वी में। कौन आया? महात्मा गांधी। कहाँ आए? भारत में आए। भारत मतलब वो उनका देश है, महात्मा गांधी का देश है, इसलिए हम कहते हैं स्वदेश, मतलब अपने देश उनकी वापसी हो गई। इसका अगला पॉइंट हमारा कहता है 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण देखिए हमारे बिहार का एक बहुत ही, उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे ना, वो हमारे भारत देश में ना हमारे गरीब किसानों से, लाचार किसानों से ना जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील आप लोग समझते हैं, वो जो कलर करने के लिए व्हाइट कपड़ों के अंदर जो डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए, जो हल्का हल्का नीला होता है, जिसको डालने के बाद कपड़े जो बहुत चमकीले हो जाते हैं। तो इसकी खेती अंग्रेज जबरदस्ती हमारे किसानों से करवाते थे। और नील की खेती से क्या होता था ना, हमारी जमीन बंजर हो जाती थी। वो जमीन के अंदर के सारे पावर को सोख लेता था। तो महात्मा गांधी ने चंपारण में इसके लिए विरोध किया, नील के खेती के लिए विरोध किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात से खेरा जिले तक किसानों के लिए सत्याग्रह किया। याद रखिएगा, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले के किसानों के लिए, जो फार्मर थे वहां पे खेती करते थे, उनके लिए सत्याग्रह किया, उनको उनके लिए लड़ाइयां लड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1918 में महात्मा गांधी ने फिर क्या किया? गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। उस समय क्या हुआ करता था कि जो मिल में मजदूर काम करते थे, सूती कपड़ा के मजदूर, उनको ना सही तरीके से वेतन नहीं दिया जाता था, सही तरीके से उनको बोनस नहीं दिया जाता था, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती थी और उनसे जानवरों की तरह काम करवाते थे मिल के मजदूर। तो महात्मा गांधी ने जब मिल के मजदूरों की यह दुर्दशा देखी, तो उसके लिए क्या किया? सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और मिल के मजदूरों के साथ खड़े हुए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जब मैं आपको 1914 के प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ बताया था, उसी समय मैंने आपको इसकी समाप्ति के बारे में बताया था कि 4 साल तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं, वो चला था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों के लिए स्वशासन की मांग किया, मतलब अपने आप को आजाद करने का मांग किया, तो ब्रिटिशों ने इसको ठुकरा दिया। कहा कि नहीं भाई, हम तुम्हें आजादी नहीं देंगे, तुम्हें हमारे अंदर ही काम करना पड़ेगा। इसके अलावा 1919 में क्या हुआ? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून बना दिया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1919 में ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों ने हम भारतीयों के ऊपर एक कानून लाया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। हम भारतीय उसे काला कानून के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा कानून था ना, जो बिना किसी बातचीत के किसी को उठा कर जेल में डाल दो, किसी के ऊपर कोई गिरफ्तार कर लो, कानून लगा दो, कोई भी धारा लगा दो, मारपीट करो, ऐसा कानून लाया। तो इसलिए हम इसे काला कानून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जहां पे पंजाब में आपको पता चला होगा पढ़ाई के माध्यम से ही कि कैसे निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। हजारों लोग उसमें मारे गए, मतलब कि ऐसे लोग मारे गए जो निर्दोष थे, मतलब जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, वहां पे बैठ के वो बातचीत कर रहे थे। इसी बीच वहां पे जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चलवा दी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखोगे, तो वहां की दीवारों पे आपको गोली के निशान मिलते हैं।
तो ये भी हो गया 13 अप्रैल 1919 को। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने की, खिलाफत आंदोलन किया। ये जितने भी आंदोलन है ये सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन है आपके एग्जाम के पर्पज से। इसके बाद फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी भी अब भारत वापस आ चुके थे, स्वदेश लौट चुके थे। इन्होंने पहले तो नील की खेती के लिए चंपारण से शुरू किया, फिर अहमदाबाद में खेरा जिले से उन्होंने मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया। अब इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब देखिए 1922 में क्या हुआ, 1992 में चौरी चौरा, यह एक उत्तर प्रदेश का जगह है, यहाँ पे क्या हुआ था, हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसमें क्या हुआ कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसके ऊपर पुलिस वालों ने लाठी बजार दिया, और लाठी बजारने में हमारे एक नेता जो थे वो मारे भी गए। इसके खिलाफ में जो लोग थे वो भड़क गए, उन्होंने पूरे थाना को आग लगा दिया, उसमें कई सारे पुलिस वाले जल के ही मर गए। तो फिर महात्मा गांधी तो आपको पता है शुरुआत से ही हम तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म करते रहते थे कि नहीं हिंसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखा इतनी बड़ी हिंसा हो गई ना, तो उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किया था, तो उन्होंने फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया, आंदोलन को खत्म कर दिया, और यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रहे ट्रेनों को लूट लिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारे भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके पास बंदूक नहीं था, असला नहीं था, बारूद नहीं था, गोला नहीं था, गोलियां बंदूकें नहीं थी बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या किया कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में, काकोरी से एक ट्रेन जा रहा था जो जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खजाने थे, सोने चांदी जवाहरात जो हम ही से लूटा गया था, उसको हमारे क्रांतिकारियों ने लूट लिया। फिर क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय भी हमारे यहाँ के एक बड़े नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनके सर पे पुलिस वाला लठ मारता रहा, वो लठ खाते खाते मर गए, उनके सर से खून निकलता रहा, लेकिन उन्होंने आंदोलन करना नहीं छोड़ा, वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे। वो तभी चुप हुए जब उनके प्राण निकल गए, पुलिस वाले ने मारते मारते उन्हें मार दिया। तो यहां से भी क्या हुआ, यहां से अब बवंडर फूट गया, अब हमारे जनता में आग लग गया, उनके दिमाग खराब हो गए, क्योंकि लाला लाजपत राय एक बड़े नेता थे और क्रांतिकारी भी आप कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया, असेंबली में बम फेंक दिया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। आपको यह सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि भगत सिंह चाहते तो वहां से जा सकते थे, उन्होंने जब कोर्ट में बम फेंका था उस समय भी वहां से जा सकते, लेकिन उन्होंने भागा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था भाग जाएंगे तो हमें लोग कायर कहेंगे, इसलिए मर्दों की तरह डटे रहे और इनकलाब का नारा लगाते रहे। हंसते हंसते बंदा फांसी चढ़ गया इतनी कम उम्र में। मरने से सबको डर लगता है, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी बोल ले कि नहीं हमें मरने से डर नहीं लगता, हमें मरने से नहीं डर लगता, लेकिन मरने से वाकई में डर सबको लगता है। लेकिन देखो भगत सिंह कैसा व्यक्ति था कि हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, डर नाम का कोई चीज ही नहीं था। तो ये प्यार था उनको अपने देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया। अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे यहाँ नमक का कानून लगा दिया था कि नमक के ऊपर टैक्सेस कानून लगा दिए, तो महात्मा गांधी ने इसे तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ दिया, नमक बनाया और नमक का कानून तोड़ दिया, और यहां से शुरुआत हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 नंबर के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में गठन किया। इन्होंने अपनी एक जो पार्टी बनाई थी, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसमें जितने भी नीचे तबके के लोग थे, जो दबे कुचले थे, जो हरिजन कह सकते हैं या पिछड़ा हुआ कह सकते हैं, इन सभी को अपने संगठन में जोड़ा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, इन सभी को क्या किया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया।
1931 में गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। 1931 में गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक के कानून को तोड़ के महात्मा गांधी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो 1931 में समाप्त किया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले वाले में महात्मा गांधी को बुलाया ही नहीं गया था, और महात्मा गांधी को बुलाया नहीं गया इसलिए वो सम्मेलन हुआ ही नहीं, क्योंकि उस समय हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता थे ना, वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की चलती थी उस समय, पूरा देश उनकी बातों को सुनता था। लेकिन अंग्रेजों ने पहले गोलमेज सम्मेलन में इनको बुलाया नहीं, वैल्यू नहीं दिया, सम्मेलन ही नहीं हुआ। फिर दूसरे में इनको बुलाया और वहां पे फिर सफलता हाथ नहीं लगी। वहां पे गए तो, लेकिन जो सोच के ये गए हुए थे, जिन विचारों को, जिन संधियों को, जिन स्वदेश को, अपने देश को आजाद कराने के बातों को लेके गए थे, उसमें सफलता हाथ इनको नहीं लगा। 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट हुआ। इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता भी हैं, जनक भी हैं, कानून के मंत्री भी थे, और कानून, जितने भी हमारे संविधान के अंदर कानून है, सब इन्होंने ही लिखा था। 1933 में फिर क्या हुआ? चौधरी चौधरी जो थे रहमत अली, सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। चौधरी रहमत अली जो थे 1933 में पाकिस्तान को लेकर अपने विचार को सामने रखा। फिर क्या हुआ? 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ एवं प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। मतलब राज्य के हिसाब से सरकार का गठन हुआ, जैसे मुख्यमंत्री अभी हमारे समय में चलते हैं ना, वैसे ही गठन हुआ। और 1939 में फिर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। याद रखिएगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और पहला वाला 1914 में शुरू हुआ था, जो 1918 तक चला था। और दूसरे वाले में जो विश्व युद्ध है वो 1939 में चला और 1945 तक ये खत्म हुआ था। 1945 में ये खत्म हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1940 में जो मुस्लिम लीग, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था। तो यहाँ पे 1940 में आते आते मुस्लिम जो लीग था, उसके जो चेले चपाटे थे, उन्होंने पाकिस्तान की मांग को रखा और उसके संकल्प को पास भी किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कहा कि भारत छोड़ना पड़ेगा और अपनी जनता को कहा करो या मरो। तो ये आपको 1942 तक की घटना थी। अब हम 1945 में पहुंचेंगे, 1945 में। अमेरिका ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मैंने आपको बताया ना कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1945 में ये खत्म हुआ। लेकिन ये 1945 में खत्म कैसे हुआ? तो अमेरिका ने क्या किया? जापान पर ना परमाणु हमला कर दिया, बम गिरा दिया परमाणु वाला, और उसमें उसका हिरोशिमा और नागासाकी जो बड़ा बड़ा सिटी था ना, वो जल के ध्वस्त हो गया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे खत्म हो जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और 15 अगस्त 1947 को फिर भारत आजाद हो गया। यहाँ पे एक लंबा डिस्कशन ये था कि हमने शुरुआत कहाँ से किया है। हमने शुरुआत किया है यहाँ पे 1857 से। पहले शुरुआत हमने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से किया था, और फिर ये दर बाय दर, मतलब आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, और लास्ट में हम आए हैं कब? 15 अगस्त 1947 में, जब हमारा भारत आजाद हो गया, जब हम स्वतंत्र हो गए। तो ये एक लंबा आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको समझना जरूरी है। आप याद नहीं करिएगा इसको, क्योंकि याद करना, अगर आप किसी चीज को रट्टा मारते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो अब हम सबसे पहले तो राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दिखाना है। हमें अपने देश के प्रति जो प्यार है, हमें जो अपने देश के प्रति प्रेम है, हमें जो अपने देश के प्रति समर्पण है, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। हर व्यक्ति को अपना देश प्यारा होता है। आपके सामने यदि आपके देश को कोई गाली दे, आपके देश को कोई नीचा दिखाए, तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप अपने देश से प्यार करते हो, और यही प्यार जो है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। एक समान चेतना जो है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। अक्सर लोग जो हैं विभिन्न भाषा समूह के हो सकते हैं, हमारे भारत देश में ही देख लीजिए ना, अलग अलग भाषा बोले जाते हैं ना, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं ना, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं ना, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं ना, हर एक लोगों का खान पान
रहना सहना सब एक जैसा तो नहीं है, फिर भी हम सब एक देश में रहते हैं। तो ये हमारे जो देश का एक प्रेम है वो हमें एक प्रेम की डोर में हमें ये बांधता है और यही हमें राष्ट्रवाद को सिखाता भी है। भारत में अगर राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक के बारे में पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फैक्टर, मतलब कारक क्या है जिसके कारण भारत के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार जगा था। तो सबसे पहले कारक तो है साहित्य के माध्यम से जगा, गीतों के माध्यम से जगा और राष्ट्रवाद का प्रसार के माध्यम से हमारे भारत के अंदर रहने वाले लोगों को अपने देश के प्रति प्यार जगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम भगत सिंह की ही बात कर ले तो भगत सिंह ने जिस प्रकार से इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, उससे क्या हुआ, लोगों को, हमारे भारत के लोगों के अंदर मतलब एक जोश आया कि भाई हमारा भारत आजाद होना चाहिए। भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी, भारत माता का जो तस्वीर बनाया गया था ना, वो हर भारतीयों के दिल में बसने लगा। अब भारत माता है, हम क्या बोल रहे हैं कि भारत हमारी माता है और हमारे माता के ऊपर अगर कोई हाथ रखे, कोई विदेशी अटैक करे, कोई उनको परेशान करे तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से भी हमारे भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। लोक कथाओं के माध्यम से और राष्ट्रीय पहचान के माध्यम से भी भारत के अंदर ये जितने भी राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो जगी थी। लोक कथाओं कहने का मतलब है कहानियों के माध्यम से, अपनी संस्कृति का वृतांत सुनाने के माध्यम से, अपने पूर्वजों के बारे में सुनने के माध्यम से हमारे भारत के लोगों के अंदर इस प्रकार की जागृति हुई थी। चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से और हमारे झंडा के माध्यम से लोगों का अपने देश के प्रति प्यार और प्रेम जग चुका था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पहला विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या था और युद्ध के बाद, पश्चात का मतलब होता है युद्ध के बाद परिस्थितियां कैसी थी हमारे भारत की। तो देखिए युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हो गई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हमारे भारत देश के अंदर भी जो रक्षा से संबंधित जितने भी मतलब पैसे खर्च करने की बात हो जाए, चाहे वो सेना पे हो जाए या हथियार पे हो जाए, गोला पे, बारूद पे, इसमें हमने भी पैसे बहुत बढ़ाए क्योंकि हमें भी डर था कहीं इस युद्ध से हम भी ना प्रभावित हो जाए। इसलिए हमने अपने बॉर्डर के इलाकों को सिक्योर करना शुरू कर दिया। इससे पूरा करने के लिए कर्ज भी लिए गए क्योंकि उस समय तो हाल फिलहाल में ही हमारा देश बहुत मतलब उतना वैल्यूएबल नहीं था जैसे आज है, तो हमें कर्ज लेना पड़ा, टैक्स बढ़ाने पड़े लोगों से और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को भी बढ़ाना पड़ा जिससे लोगों से ज्यादा पैसा है। युद्ध के वर्षों में जो चीजें थी उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जो वस्तुएं हम खरीदते थे ना उसके दाम बहुत बढ़ गए थे, भाव बहुत बढ़ गए थे। 1914 से 1918 के बीच में चीजों के दाम जो है वो दोगुने हो गए। दाम बढ़ने से जो आम आदमी था वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। स्वाभाविक सी बात है, आज अगर हम एक बिस्किट की पैकेट के 10 रुपए में खरीदते हैं और युद्ध के कारण ये अगर 50 रुपए का हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिस्कुट ना ही खाएं क्योंकि 5 गुना एक तरह से एक आम इंसान जो से हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो इनके जेब पर एक बहुत बुरा असर डालता है। अब बिस्किट खाए बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन अगर आटा चावल की बात कर लें जो हमें 30 रुपए आटा मिल रहा है वो अब 100 रुपए मिलने लगे तो मजबूरी बस तो हमें खरीदना पड़ेगा चाहे कैसे भी हो। लेकिन इससे परेशानी तो आम आदमी का बढ़ रहा है ना, इससे आम आदमी परेशान हो रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। जो गांव के लोग थे उन्हें जबरदस्ती उठा उठा के ले जाया जाता था और सेना में भर्ती किया जाता था ताकि वो युद्ध लड़ने के लिए जाएं। इस कारण से लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ गया। अब सेना में जबरन तो नहीं भर्ती किया जा सकता है ना, आज के समय में और उस समय में देखिए कितना अंतर था। आज लोग सेना में जाने के लिए मरते हैं अपने, मतलब देखिए कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, रोजगार के लिए हो, सरकारी नौकरी के लिए हो, कुछ लोगों को अपने देश के प्रति प्यार भी होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। तो उस समय क्या था कि लोग को जबरदस्ती उठा उठा के भर्ती कर देता था। फिर क्या हुआ कि भारत के कई भागों में फसल खराब होने के कारण भोजन में भी कमी आ गई। फसल जो खराब हो गया, जो खेती नहीं हुई, इसके कारण भोजन की कमी हो गई और साथ ही साथ फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। फ्लू नामक एक बीमारी फैल गई जो एक लोग से दूसरे लोग में फैलता था, गांव में फैलने लगा। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल, अकाल मतलब भोजन के बिना भूख से और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। समझिए कितनी बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग मारे गए, 12 मिलियन से 13 मिलियन लोग मारे गए सिर्फ और सिर्फ भूख से और इस बीमारी से।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन का रास्ता। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी प्रकार का कोई गोला बारूद नहीं होगा, बस शांति से जो हम सत्याग्रह करते हैं और वो हमारा सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए, इसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। मतलब कि हम सभी चीज के खिलाफ जाएंगे, लेकिन बिना लाठी उठाए हुए, बिना भाला उठाए हुए, बिना गोला बारूद उठाए हुए हम सभी का सामना करेंगे। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब था। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो ना, तो उसके ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि अहिंसा के माध्यम से भी सत्याग्रह करके उससे जीता जा सकता है। गांधी जी ये मानते थे कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप सत्य के राह पे चल के उससे जीत सकते हैं। आपको उससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको उससे गोला बारूद करने की जरूरत नहीं है, केस फौजदारी करने का जरूरत नहीं है। ऐसा गांधी जी का मानना था, क्योंकि जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं लगभग लगभग सत्याग्रह पे किए हैं। लेकिन अगर हकीकत मानिए तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि भारत देश जो आजाद हुआ है वो महात्मा गांधी के कारण हुआ है। नहीं, भगत सिंह फांसी ऐसे ही थोड़ी ना, खेल खेल में मजाक में थोड़ी ना चढ़ गए थे। कोई आदमी मजाक में थोड़ी ना मर जाता है। चंद्रशेखर आजाद गोली सीने पे मजाक में थोड़ी ना खा लिए थे। सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही थोड़ी ना मर गए। राजगुरु सुखदेव ऐसे ही थोड़ी ना फांसी पे चढ़ गए। इन लोगों का बलिदान, इन लोगों का जान देना, इन लोगों का देश प्रेम ने हमें भारत में आजादी दिलवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह। जब से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश में लौटे, उसके बाद इन्होंने कितने प्रकार के सत्याग्रह किए हैं और कितने सत्याग्रह किए हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सत्याग्रह में देख लेते हैं महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में जो बागान के मालिक थे, जो जबरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे, उनके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें नील की खेती का विरोध किया। ये मैंने पहले के टॉपिक में ही पढ़ा है कि जैसे वो अपने देश आए तो सबसे पहले बिहार के एक जिला है चंपारण, वहां जाके नील की खेती पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश की थी। नंबर 2 में बात कर लेते हैं तो गांधी जी ने 1917 में खेरा सत्याग्रह किया, जो गुजरात के खेरा जिले के किसानों के लिए अंग्रेजी सरकार की कर वसूली, मतलब जो उनसे टैक्स वसूला जाता था जबरन, इसके विरुद्ध यह सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें कर वसूली को कम किया। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में क्या हुआ था? इस आंदोलन के प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस का विवाद था। अब देखिए, बोनस नहीं मिल रहा था और प्लेग बीमारी फैल रही थी। फसल खराब होने के कारण, प्लेग महामारी के कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। तब महात्मा गांधी ने 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया। तो ये प्रमुख 3 सत्याग्रह आपको याद रखना है। पहले तो इन्होंने नील की खेती के लिए किया था। दूसरा, इन्होंने कर वसूलने वाले को कम करने के लिए, कर जो वसूला जा रहा था उसको कम करने के लिए किया था। तीसरा, इन्होंने मिल के मजदूरों के लिए किया गया था। तो ये 3 सत्याग्रह आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। जब रॉलेट एक्ट हमारे भारत में आया तो इसका नाम काला कानून रखा गया। यह कानून जो है वो भारत में 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर उसे 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। देखिए, शक के आधार पर भले ही वो कुछ किया हो ना किया हो, उसे 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। इस काले कानून से अंग्रेजों को एक अलग शक्ति मिल गई, पावर मिल गया। वो राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारियों को आवाज को दबाने के लिए ये एक्ट लेके आए थे, ये कानून लेके आए थे। किसी पे शक करते थे और उसको उठा के जेल में डाल देते थे, भले ही वो गुनाहगार हो या ना हो। इसीलिए हम इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। रॉलेट एक्ट का जो मुख्य प्रावधान था वो था राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। ऐसा पहला पॉइंट था। फिर इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हमारे भारत के क्रांतिकारियों को दबाने का, आजादी की लड़ाई को दबाने का। और रॉलेट एक्ट जो है वो अन्यायपूर्ण क्यों था? ये हमारे लिए परेशानी का कारण क्यों था? ये अन्याय क्यों हो रहा था हमारे साथ? तो पहला कारण तो है कि भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार था, हमारे आजादी के ऊपर प्रहार था।
हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रभाव था। तो ये क्या होता था कि अगर आप किसी व्यक्ति को बिना उसके गलती के, बिना उससे कुछ पूछे, बिना कुछ साबित किए हुए उठा के सीधा जो 2 साल के लिए जेल में डाल देते हैं, तो ये तो उसके आज़ादी को छीनना हुआ ना। कोई व्यक्ति गलती कर ही नहीं रहा हो, फिर भी उसे जब मन हो तब उठा के 2 साल के लिए बंद कर दो। दूसरा था, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। ये रॉलेट एक्ट जो है, जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये किसी भारतीय से पूछा ही नहीं गया। उस समय के जो हमारे बड़े-बड़े नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हो या कोई और नेता भी हो, उनसे बिना सहमति के ये सीधा पास कर दिया गया। इसीलिए इसे हम कहते हैं ये अन्यायपूर्ण था। अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के परिणाम के बारे में। जब ये काला कानून हमारे भारत में लागू किया गया तो इसके परिणाम क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए? तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी ने पूरे देश में हड़ताल कर दिया। विभिन्न शहरों में रैली एवं जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप कामगारों की हड़ताल हो गई। जितने भी काम करने वाले थे हमारे भारत के लोग, उन्होंने कंपनी जाना छोड़ दिया, फैक्ट्री जाना छोड़ दिया, दुकानें बंद हो गई, सारे शटर गिरा दिए गए। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जो क्षेत्रीय नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। बैंक को बंद कर दिया गया। डाक खाने, रेलवे स्टेशन, सब पर हमला हुआ और सबको बंद कर दिया गया जब महात्मा गांधी ने क्या किया, अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथ में सौंप दिया गया। देखिए, जलियांवाला बाग जो था वो एक दुखद नरसंहार था। 13 अप्रैल को, उस दिन जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी, जैसे हमारे भारतीय लोगों के लिए दीपावली बहुत ही मायने रखता है, ऐसे ही पंजाबियों के लिए बैसाखी का दिन था और ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का रास्ता नहीं था। और इसी बीच क्या हुआ, जनरल डायर ने निकलने वाले रास्ते को भी बंद करवा दिया, क्योंकि चारों तरफ से तो वो घेरा हुआ था, तो एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, उसे भी बंद करवा दिया और लोगों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बहुत ही क्रूर था और चारों तरफ फिर हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो लड़ाई झगड़े नहीं चाहते थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब हम इसके प्रभाव के बारे में भी जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ। तो भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए, लोग जन आंदोलन करने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। मोर्चा कहने का मतलब है पुलिस से भिड़ने लगे, उनके साथ लड़ाइयां करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये क्रूर निर्मम हत्या हुआ था निर्दोष लोगों का, इसके खिलाफ आम जनता अब बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया और लोगों को अपमानित किया, आतंकित किया, लोगों को डराया, मारा, धमकाया, जेल में डाला। सत्याग्रहियों जो थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए मजबूर किया गया। और जितने भी साहब थे, मतलब कि साहिबों कहने का मतलब है कि पंजाबियों के जो गुरु थे, उनको अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। यहाँ पे जब ये सत्याग्रह कर रहे थे, जब खिलाफत में आवाज उठा रहे थे, तो लोगों को कोड़ा मारा गया तथा गुंजारवाला जो पंजाब में गांव है, वहां पे बम भी बरसाया गया। हिंसा फैलते हुए जब देखा महात्मा गांधी ने, तो रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। अब हम बात करेंगे आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह जो है वो मुख्यतः शहरों तक ही सीमित नहीं था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत मुद्दा उठाया था, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। जनाधार मतलब जिसमें और ज्यादा से ज्यादा जनता जुड़े, क्योंकि अभी तक तो शहर शहर के लोग जुड़े हुए थे, अब इन्होंने गांव के लोगों को भी जोड़ने के सोचने लगे। उनका विश्वास था कि बिना हिंदू और बिना मुस्लिम के एक साथ आए हुए ये कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया था पूरे देश के लिए, उसमें इन्होंने कहा कि अब हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में आना चाहिए। उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। अब खिलाफत का मुद्दा क्या था? खिलाफत शब्द का मतलब होता है खलीफा, खलीफा से निकला हुआ है ये, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। वहीं से खिलाफत शब्द को निकाला गया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गया कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधु जो थे, उन्होंने मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। अली बंधुओं ने मुंबई से एक खिलाफत समिति का गठन किया, क्योंकि यह बात वहां पे फैला दिया गया था कि तुर्की के सम्राट जो ऑटोमन थे वो हार गए हैं और उनके ऊपर उनको अपमानित किया जाना है, इसलिए यहां से ये खिलाफत समिति का गठन करना शुरू कर दिए। अब हम बात करेंगे हिंदू स्वराज के बारे में। महात्मा गांधी द्वारा जो लिखित पुस्तक है, जिसमें इन्होंने भारत में स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की बातें बताई है। स्वदेशी को पूरी तरह से अपनाने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे भारत देश के अंदर जो चीजें बनती है ना, उसी का उपयोग करना चाहिए। जैसे उस समय खादी का कपड़ा बनता था, सूती कपड़ा बनता था, तो उनका कहना था कि आप इन्हीं कपड़ों का उपयोग करो, बाहर के आने वाले विदेशी कपड़ों का उपयोग नहीं करना है। ब्रिटिश शासन के सहयोग पर जोर दिया। शासन के मतलब कि जो अंग्रेजों का शासन था, उनको कहा कि उनको सहयोग ही मत दो, उनमें कोई काम करने नहीं जाएगा, उनकी कोई बातें नहीं मानेगा, टैक्स नहीं भरेगा, उनके साथ कोई रहेगा नहीं, उनका असहयोग करो। असहयोग मतलब उनके साथ रहो ही मत। इसके बाद असहयोग आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। असहयोग आंदोलन था क्या? असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अपने प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया, भारत में अंग्रेजों का शासन इसलिए हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनका सहयोग किया, भारत ने उनका साथ दिया, भारत के लोगों ने उनका साथ दिया, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे टिक पाए। यदि हमने उनका साथ देना छोड़ दिया, उनके साथ खड़ा होना छोड़ दिया, उनसे बातें करना छोड़ दिया, उनके लिए काम करना बंद कर दिया, तो वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज जो है वो 1 साल के अंदर ही चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो ऐसा संभव होगा कि अंग्रेजों के पास भारत छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और वो भारत छोड़ के फिर वापस चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर आपको असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? आंदोलन क्यों शुरू किया महात्मा गांधी ने? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, तो अंग्रेजों ने जमकर हमारे भारत के लोगों का शोषण किया। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। पहले तो इन्होंने, जब हमारे विश्व युद्ध चल रहा था पूरे विश्व में, तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप अपने सैनिक को दीजिए, आप अपने भारतीयों को दीजिए, हम विश्व युद्ध में मदद लेंगे और इसके बाद आपको आजाद कर देंगे। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो मुकर गया बात से, कहा कि नहीं, हम आजाद नहीं करेंगे। ये बात से मुकर गया, इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। रॉलेट एक्ट को पारित होने से भी लोगों के अंदर गुस्सा था, इस कारण से भी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया, ये भी एक मुख्य कारण है यहाँ पर असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो बहुमत से पारित हुआ। मतलब सभी लोग चाहते थे कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस समय के बड़े नेता थे, वो जो कहते थे वो लोग सुनते थे। तो उन्होंने जो कहा कि हमारे देश में अंग्रेज टिका हुआ इसलिए है ना, क्योंकि हम लोग इसकी मदद करते हैं, ये जो काम देता है हम कर देते हैं, इसे ये पैसा कमाता है, इसे काम करना बंद कर दो। वकील वकालत नहीं करेगा, टीचर पढ़ाएगा नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगा, दुकानें नहीं खुलेगी, कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा। और सहयोग करो, इसका सहयोग करो ही मत, ये अपने आप यहाँ से
9 2 11 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। ये भी पिछले बार अभी बोर्ड में ये 5 नंबर में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कहता हूं जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई जो उपाधियां था उनको वापस करना। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजी सरकार ने जो तमगे दिए थे, जो बोनस दिया था, जो पदवी दिया था, उसको वापस कर दिया कि भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इसके अलावा क्या हुआ, सिविल सर्विसेज जो आईएएस आईपीएस या पुलिस थे उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, जाना बंद कर दिया। सेना ने काम करना बंद कर दिया, पुलिस ने काम करना बंद कर दिया, कोर्ट ने काम करना बंद कर दिया। कॉन्सुलेटिव काउंसलिंग और स्कूलों का बहिष्कार हो गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया, कोई कोई चीज खरीदता ही नहीं था, विदेश से जो भी चीज आया सबको फेंक दिया। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है, ये महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा अगर इस पे भी ये लोग नहीं झुके तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन मतलब कुछ भी नहीं, चक्का बंद, लॉकडाउन हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन सितंबर 1920। इसमें क्या हुआ, असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा। दिसंबर 1920 में क्या हुआ, स्वीकृति पर मुहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति बनी, सारे लोग इसमें सहमति जताए। आंदोलन के भीतर जो थी वो अलग अलग धाराएं थी। यहाँ पे हम आपको नरम दल और गरम दल के बारे में बताएंगे। असहयोग में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हो गई थी। खिलाफत और सहयोग में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 से शुरू हो गई। इसमें अलग अलग जो लोग थे, जितने भी इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, सबका डिमांड अलग अलग था। कोई घर चाहता था, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, नेताजी अगर आपसे वोट मांगने आते हैं तो सभी लोग यही थोड़ी ना कहते हैं नेताजी हम आपको वोट देंगे, आप अच्छा काम कीजिएगा। नहीं, कुछ कहते हैं हमारा घर नहीं है, हमारा घर बनवा दीजिएगा। कुछ कहता है नहीं हमारा लेटरिन बाथरूम नहीं है, वो बनवा दीजिएगा। कुछ कहता है हमको टीवी नहीं है, टीवी लगवा दीजिएगा। कुछ कहता है कुछ नहीं, हमको दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, दारू दिला दीजिएगा। तो ये अलग अलग लोगों का सोच अलग अलग था, अलग अलग तरह का डिमांड था, लेकिन आंदोलन में तो सारे लोग भाग ले रहे थे। तो प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब ऐसा युग लिया जिसमें उन्हें सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। अब इन लोगों ने जो इसमें भाग लिया ना, इस आंदोलन में जो भाग लिया, तो आंदोलन में भाग लेने का मतलब क्या था, अंग्रेजों को भगाना था ना। लोग ये समझते थे कि ओहो अब तो जीवन एकदम स्वर्ग हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा है सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अरे महात्मा गांधी ने ये कहा था, ठीक है सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना उन्होंने कहा था कि तुमको 2-2 लाख रुपया दे देंगे, इसके बाद घर में टीवी फ्रिज कूलर लगा देंगे, 10 गो गाय खरीद देंगे, खेत खरीद देंगे कि तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जाएगा तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। लोगों ने इसे गलत तरीके से समझ लिया। ओ महात्मा महात्मा गांधी जी को लोग सुनते थे, पसंद करते थे। उन्होंने कह दिया कि हाँ तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब क्या, ओ अब मेरे बेटी का शादी भी महात्मा गांधी जी ही करवा देंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा, महात्मा गांधी जी ने ऐसा थोड़ी ना कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। अच्छा अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जो शहर के लोग थे ना, अब आपको पता है कि शहरों में ज्यादातर ये सब दिस डैट होता नहीं है, लोग अपने काम में ही ज्यादातर बिजी रहते हैं। अब खुद के, अब शहरों में रहना है, रेंट देना है, भोजन जुटाना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खान पान, दिस डैट, हेन तेन, वाईफाई, मोबाइल का खर्चा, पिज्जा बर्गर का खर्चा। अब यहाँ पे सत्तू कौन पीता है भाई, यहाँ पे तो वो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, दारू चाहिए सुबह शाम। तो ये सब पीने में खर्चा होता है, तो शहरों के लोगों के पास समय होता है क्या? हाँ ये बात अलग है कि आज के शहर के लोग थोड़ा ज्यादा अपडेटेड हो गए हैं, ज्यादा मतलब स्टाइलिश हो गए हैं। अब वो पहले के लोग चलो कपड़े पहनते थे, अब तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं लोग, बिना कपड़ों के शहरों पे देखोगे तुम जाओ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कनॉट पैलेस वगैरह में जाओ भाई, तुम्हें वहां पे लड़के लड़कियां, लड़के तो चलो ठीक है कुछ कुछ पहने, फटा चिटा सा थोड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुत्ते ने नोच लिया हो, किसी ने छीन लिया हो, या किसी का पता नहीं कहाँ से लाया है कपड़ा। लड़कियों को देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई, तुम सोचोगे कपड़े कहाँ हैं, ये ऐसे कैसे घूम रही है। मैं भी शुरुआत में गया तो मेरा तो दिमाग, अब तो खैर आदत सी हो गई, मैं समझता हूँ कि भाई कल्चर है ये सब, दिस दैट जो भी है। लेकिन अगर आप अगर अब ऐसा कुछ नहीं देखे हो और अचानक से आप कनॉट पैलेस में शाम को चले जाओ तो आपको गजब ही सीन लगेगा। आपने कभी गांव में लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखा है? अभी तक हाँ, हुक्का वगैरह वो भी दादी नानी बीड़ी वगैरह पी लेती है, वो चलो ठीक है। वहां तो लड़कियां पता नहीं इतना लंबा लंबा सिगरेट कहाँ से लाती है। कपड़ा नाम का कोई चीज नहीं है, दिस डेट, चश्मा कहाँ है, अपने कहाँ है, पर्स कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। और ऊपर से जब से रील तिलाया है ना इंस्टाग्राम वाला, भाई साहब मतलब समझो कि फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है यार। मतलब हद गंद मचा रखा है उधर, मतलब बता नहीं सकते हैं।
हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा कहता है शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। तो इसके कई सारे कारण थे। खादी का कपड़ा जो था ना, वो मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था। जो कपड़े होते थे जो हाथों से बुने जाते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है महंगा होगा, और जो मशीन से बन के आते थे वो सस्ता होता था। तो महात्मा गांधी ने तो यही कहा था कि भाई विदेशी कपड़े पहनो नहीं। अरे विदेशी कपड़े पहनो नहीं, देसी कपड़ा महंगा है तो नंगा घूमे हम। अब बेचारा शहर का आदमी करे क्या? वो अब बेचारा मजबूरी में विदेशी कपड़े खरीदता था, क्योंकि अब हमारे पास अगर खादी कपड़े तो महंगे होते थे। अब 500 रुपए में अगर एक शर्ट देता है, हमारे पास 500 रुपए है नहीं, और हमें विदेशी कपड़ा खरीदना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम पन्नी उन्नी बांध के घूमे, पत्ता वत्ता लपेट के घूमे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हार के लास्ट में शहरों में क्या हुआ कि चीजों को वापस लोग खरीदना शुरू कर दिए। जिंदगी जीने के लिए तो खरीदना पड़ता ना, तन ढकने के लिए तो कपड़ा चाहिए भाई। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। किसे? खादी के कपड़े को। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? कैसे नंगे रहते? कैसे ऐसे ही घूमते? तो उन्होंने, इसलिए क्या कहा जाता है कि शहरों में ये जो बहिष्कार था ना, वो धीरे धीरे धीमा पड़ गया, कमजोर पड़ गया। लोगों को मजबूरी बस विदेशी चीजों को खरीदना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो कमेटी थी, जो संस्थाएं थी, अंग्रेजों ने जो बनाया था, तो उनकी तो चल रही थी। अब हमारे भारतीय लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए हमें अपनी भी संस्थाएं तैयार करनी थी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, हमारा युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वहां से तोप गोला लेके आया, हम गुलाब का फूल लेके जाएंगे, कहेंगे कि आइए हम टांग देते हैं। अब वो टंगवा लेगा, वो हमको गोली ना मार देगा। अब वहां पे युद्ध चल रहा है, तो हमें भी तो अपना टोप गोला बारूद दिस डैट छुन्नी बर्ची चक्कू सब लेके जाना पड़ेगा ना। तभी तो युद्ध होगा ना। कि वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम कह रहे हैं आओ गले मिलो। महात्मा गांधी जी करते थे वहां पे आजादी के समय में ना, महात्मा गांधी जी खूब करते थे। अरे वो सब हमारे भाई बहन है, राम 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 करते करते इनका राम नाम सत्य हो गया, और हमारे भारत का भी बेड़ा गर्क हो गया। आज ये जो कश्मीर मुद्दा ऐसा हो रहा है हमारे भारत देश में, इतने लंबे समय से कश्मीर का है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है। ये कैरेक्टर लेस आदमी थे, ये मतलब सही आदमी नहीं थे। इन अपने ये मुल्लों के साथ दोस्ती करने के चक्कर में वो कश्मीर का मुद्दा फंसा दिया। ये जो अभी हमारे देश में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धारा वारा खत्म किया, जो भी है ये इन्होंने किया है। इन्होंने इतने लंबे समय तक ये सब किसका दिया हुआ था? ये सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी भी पार्टी का समर्थन या किसी पार्टी का विरोध। जो सच्चाई है, जो इतिहास हमारा कहता है वो है। इतने दिनों तक इतने हजार सैनिक मारे गए, इतने आम लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, इसका जिम्मेदार तो हम गांधी परिवार को समझते हैं, नेहरू परिवार को समझते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला से दोस्ती के चक्कर में कश्मीर को कुर्बान कर दिया। उसी समय अगर नरेंद्र मोदी या योगी होता ना, तो पेल के इस्लामाबाद में घुस गया होता, कहता कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी बोले ना, अटल बिहारी वाजपेयी बोले उनको। कोई मुसलमान जो थी ना, न्यूज रिपोर्टर थी कोई, वो कहती है कि हमें ना कश्मीर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तो शादी किए नहीं थे। कहे कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, दहेज में हमको पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। सोचिए, तो इस तरह से आप तो देख सकते हो ना कि पूरे पाकिस्तान का तो जीजा जी हुए ना अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रकार से तो जीजे जी ना हुए। हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान के साथ दुनिया कहता है खराब है। कैसे खराब है? जीजा साले का रिश्ता कहीं खराब हुआ है? ससुराल कहीं खराब होता है? आज भी अगर हम लोग जाएंगे तो इज्जत तो करेगा ही। और अगर मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को हम अपना समझते हैं, तो उनके हिसाब से हमारे भी कुछ साली सरोज सब उधर घूम रहे होंगे। तो ये हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ कि वहां की जो आंदोलन थी वो धीरे धीरे स्लो हो गया। इसके फलस्वरूप आप देखोगे विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे, क्योंकि कितने लंबे समय तक वो अपने काम के बिना रह सकते थे। उन्हें भी तो भोजन करना था ना, उनके घर में भी राशन पानी की जरूरत होती थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है वो यह क्या कब हुआ? 1922 में महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई। चौरी चौरा में हिंसक झड़प हो गया, जो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था। तो यही चौरी चौरा घटना था। अब एक बार हम ना चौरी चौरा की घटना को समझ लेते हैं कि क्या है। तो चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग ही लगा दी। इसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए। 22 को आग लगा के जिंदा जला दिया। कौन? भारत के उग्र लोग। गुस्सा आ गया था कि देश आजाद करो नहीं तो खत्म कर देंगे। इस घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। और
चौरी चौरा इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को आघात पहुंचा, क्योंकि महात्मा गांधी तो शुरुआत से कहते थे राम 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 राम, लेकिन राम राम से काम थोड़ी ना चलेगा, कभी कभी तो रावण रावण भी करना पड़ता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था। यह अहिंसा के बजाय हिंसा का रूप ले रहा था। इसी कारण से आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और इसमें फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने चौरी चौरा कांड में 19 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें फांसी पे लटका दिया। महात्मा गांधी का क्या गया, कुछ नहीं गया। उनका तो काम था आंदोलन शुरू करना, आंदोलन खत्म करना, आंदोलन शुरू करना, आंदोलन खत्म करना। मर कौन रहा था, आम नागरिक, भारत के लोग। महात्मा गांधी जी ओहो पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, दिस है डैट है, जो कहेंगे वही। जैसे मोदी के लिए वो औरत नहीं करी थी, उससे कोई पूछा कि मोदी को वोट क्यों देगा, मोदी मेरा पति है, हम मोदी से प्यार करते हैं, भाई है मेरा। अरे या तो भाई होगा तो पति नहीं होगा, पति होगा तो भाई नहीं होगा, ये दोनों चीज तो हो नहीं सकता है। वो लास्ट में कहती है मैं मोदी से प्यार करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो गया था। महात्मा गांधी जी का नाम इतना चल गया कि लोग अंधे होकर विश्वास करने लगे। और ये तो आंदोलन को शुरू करते थे, खत्म करते थे, सत्याग्रह करते थे, सत्य के ऊपर आधारित था। इनको लगता था कि ये राम राम जपेंगे भारत आजाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग इसके शिकार हुए हैं। महात्मा गांधी जी तो आधा धोती लपेट के घूम रहे थे, उनको तो पता चला नहीं इस बात का कि यहाँ पे हो क्या रहा है। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया बेचारा, अभी इतना जवान व्यक्ति जिसको मूंछ तक नहीं आया था, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, और जिसको मरना था वो मर नहीं रहा था। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में भी हमने चैप्टर में बात किया था, तो अब साइमन कमीशन को समझ लेते हैं। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन को भारत में आने से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो गया। पूरे भारत के लोग उखड़ गए, अरे भाई ये ना चल बे दादा, ये ना चल बे। इस आयोग का विरोध हुआ क्योंकि भारतीय इसमें शामिल ही नहीं थे। बिना भारत के लोगों के ही भारत के ऊपर नियम बना दिया। अब बताओ कि हमारा घर है, एग्जाम्पल के लिए हमारा परिवार है, हमारा परिवार है तो नियम कौन बनाएगा, हम बनाएगा ना भाई, हमारा पापा बनाएगा, हमारा दादा बनाएगा। कि कोई आ जाएगा अमेरिका से कहेगा ये नियम लागू हो गया तुम्हारे ऊपर, उसको पेल नहीं देगा हम। ऐसा ही कुछ हुआ, ये भाई बिना पुछले पाछले अपना नया नियम बना दिया साइमन कमीशन, अल्लाह के भारत में लागू भी कर दिया। लोग भड़क गए, किससे पूछ के लाया बे तू ही, हम नहीं मानेंगे इसको। तो लोग विरोध करने लगे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी ई चाचा हैं, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इनको गुलाब का फूल बहुत पसंद था और बच्चे ने इसको चाचा कहते थे। हालांकि उम्र इनके दादा का था, दादा के उम्र के थे, लेकिन चाचा कहलवाना इनको पसंद था। और इनकी भी बहुत सारी गलतियां हैं हमारे भारत देश के इतिहास में, जिसका भुगतान आज भी भारतीय कर रहा है। और इसी सब चीज को सुधारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं वापस फिर से कहता हूं कि मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनकी बहुत सारी गलतियां हैं। महात्मा गांधी की बहुत सारी गलतियां हैं, राजीव गांधी की गलतियां, इंदिरा गांधी की गलतियां, और इनका जो निचला वाला है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सब गलती है, इसे तो महागलती है। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस जो था, स्वाधीनता दिवस, इसी दिन इसको घोषित किया गया और लोगों ने आह्वान किया कि वो संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करेंगे। अभी तक जो हल्का फल्का डिमांड था ना, वो कह दिया कि हल्का फल्का से हमको पूरा भारत चाहिए, 9-2-11 हो जाओ हमारे भारत को छोड़ के। किसको, अंग्रेजों को। अब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि गोली ही हो जाओ, हमको तुम चाहिए ही नहीं हमारे भारत देश में, अब हम पूर्ण स्वाधीनता लेंगे, हमारा भारत पूर्ण आजाद होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग रहेंगे। अब हम बात करते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। देखिए नमक यात्रा भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी थी। किसने, महात्मा गांधी ने। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न वर्ग से जुड़ा हुआ था। अब इसमें उन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी ने कि नमक के ऊपर जो भाई तूने टैक्स लगा दिया है, कानून बना दिया, उसको खत्म करो। लॉर्ड इरविन ने इनमें से इसकी एक भी मांग नहीं मानी। बताओ, महात्मा गांधी जी गए 11 मांग रख दिए, ऐसे एकदम 1 से लेके 11 तक हमारा मांग है, राम 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 राम। वो अंग्रेजी वाला कहता है, अंग्रेज क्या बुर्बक, एक भी डिमांड तेरा नहीं मानेंगे। तू 11 कहाँ लेके आया है, मतलब 11 में से एक भी नहीं माना, इनको टहला दिया। अभी तक भड़क गए, अब तो कहे हम नमके कानून तोड़ देंगे। फिर वहां से इन्होंने मार्च वार्च निकाला। फिर क्या हुआ, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून बनाकर, इन्होंने नमक को बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। और यहीं से शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
अब हम बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौते की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या विशेषता था? तो सबसे पहले तो 5 मई 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, ये भी यहाँ से हुआ। पुलिस द्वारा अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, ये भी हुआ। और नमक पे जो लगाए गए थे वो कर हटाए जाए। ये सारी चीजें इसकी विशेषता के रूप में, गांधी इरविन समझौते की विशेषता के रूप में जानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू किया था। जब नमक को बनाकर नमक के कानून को तोड़ा था, तो यहीं से इन्होंने शुरुआत किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी और आश्रम के, मतलब कि वो जिस आश्रम में रहते थे वहां के 78 और व्यक्ति को लेके अहमदाबाद से 241 मीटर दूर भारत के पश्चिमी तट एक गांव है डांडी, वहां तक पैदल ही चले आए। पैदल रैली करते हुए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरुआत की थी और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 तक वो डांडी पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा। और किसी के द्वारा भी नमक बनाना गैर कानूनी था। उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नमक बनाता है तो ये गैर कानूनी होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस पर सरकार का एक अधिकार था। अंग्रेज कहते थे कि नमक तो हमारा है, नमक तो हम बनाएगा, हम बेचेगा तुम लोग को, तुम लोग नहीं बनाएगा। गांधी जी ने समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करके नमक को मुट्ठी से उठाकर सरकार के इस नियम को तोड़ा और यहां से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। मतलब सभी ने कानून तोड़ना शुरू कर दिया। जब गांधी जी तोड़ दिए तब सब कहे नहीं तोड़ेगा, सब तोड़ने लगा। आंदोलन में किसने भाग लिया उसके बारे में भी जान लीजिए। देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक अपने समर्थकों के साथ, मतलब जो उनके साथ 78 लोग आए थे उनके साथ अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार थे, उत्तर प्रदेश के जाट थे, आंदोलन में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश के जितने जाट वगैरह होते हैं ये सब जाट थे। चूंकि अमीर समुदाय जो था वो व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित था। इनके साथ जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग जुड़े थे उसमें पैसे वाले पार्टी भी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए, सब इनके समर्थक बन गए। व्यापारी भी थे, उद्योगपति भी थे, जो वस्तुओं को खरीदने और बेचने से अपना व्यापार करते थे, वो सब इसमें समर्थन इनका देने लगे। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर, छोटा नागपुर के खनिज आदि में विरोध रैली वगैरह चली। मतलब लगभग लगभग जितने भी लोग थे ना, सबने इस रैली में भाग ले ही लिया। नागपुर जो है वो एक जगह का नाम है, याद रखिएगा। इन सभी के जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग कहने का मतलब है जो उद्योग में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग थे ना, सब इसमें भाग ले रहे थे। रेलवे कर्मचारी कहने का मतलब है जो रेल के अंदर काम कर रहे थे। डाक कर्मचारी कहने का मतलब है जो पोस्टमैन थे या पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी थे, वो सब इसमें भाग ले रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, कांग्रेस नेताओं को उन्होंने हिरासत में ले लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला ना, तो जो कांग्रेस था, जो महात्मा गांधी जी के नेता थे, चहेते क्षेत्रीय नेता, राष्ट्रीय नेता, प्रांतीय नेता, सबको अंग्रेजा उठा उठा के जेल में भर दिया। निर्मम दमन किया, खूब पीटा, खूब पीटा। मतलब महात्मा गांधी इन लोग को पिटवा रहे थे। हमेशा अब हर चीज शांति से थोड़ी ना हो सकता है। अंग्रेज हमें मार रहा है, हम कह रहे हैं नहीं, हम बैठ के चुपचाप माला पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में आपने सुना है, कोई अगर एक थप्पड़ एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, ऐसे होता है क्या? अगर कोई एक थप्पड़ मारो तो उसका हाथ तोड़ के घुसा दो, ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा ही हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब ऐसे नहीं था। और इन्हीं की जरूरत थी और इन्हीं के कारण हमारे भारत देश को आजादी मिला है। सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया, अंग्रेज सत्याग्रहियों को मारते थे, पीटते थे, उनसे सड़क मतलब कि घसीटते थे उनके साथ। मतलब इतनी बदतमीजी होती थी। महात्मा गांधी को तो कोई हाथ नहीं लगाता था ना, क्योंकि तो बड़े नेता थे। और छोटे छोटे लोग मार खाते थे, छोटे छोटे लोग मरते थे, छोटे छोटे लोगों को फांसी चढ़ाया दिया जाता था। अब महात्मा गांधी जी टॉप पे बैठ के कहते थे राम राम, राम राम नहीं, अब ठेलम ठेल चलेगा बाबू इधर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों और क्रांतिकारियों को मारा गया था। महिलाओं को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, क्रांतिकारियों को मारा गया। लगभग लगभग कहा जा रहा है 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया और जिसमें से कई हजार लोग जेल में ही मारे गए।
इनके साथ जेल में इनको मारा जाता था, इनको पानी के बिना रखा जाता था, 14-14 दिन भूख के बिना रखा जाता था। इनको मार के इनके पीठ पर नमक डाल दिया जाता था। सोचिए क्या इनके साथ निर्मम। महात्मा गांधी जी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बैठे हुए थे टॉप पे एसी में, मज़े ले रहे थे। हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? हमारे भारत देश की जो महिलाएँ थी, उनकी भूमिका क्या थी? तो औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। बड़ी भारी मात्रा में औरत भी पहुंच गई थी। गांधी जी को पसंद करते थे ना सब। गांधी जी के बातों से लगता था अरे सारा औरतों को क्या लगता था, घर बन जाएगा, लैट्रिन बन जाएगा, पति को नौकरी मिल जाएगा, उसके घर में राशन वासन सब गांधी जी भेज ही देंगे, सब ओके हो जाएगा, फिर तो सब चैन सुख से रहेंगे। इसके बाद क्या हुआ, हजारों औरतों ने गांधी जी की बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आके निकल के बैठी रहती थी। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता था, वो जैसे आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर को देखने के लिए लोग सड़क पे कैसे सर वर पटकने लगते हैं, फूल वूल फेंकने लगते हैं, ऐसा ही हो रहा था। महिलाएं सब महात्मा गांधी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए सड़कों पर भीड़ लगा दे रही थी। महिलाओं ने जुलूस में भी भाग लिया, नमक भी बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पैकेटिंग पर इन दौरान महिलाओं को भी जेल भेज दिया गया। महिलाओं ने जब इसका विरोध किया गया तो कई महिलाओं को भी जेल में डाल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। जो गांव की महिला थी ना, वो अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने राष्ट्र को सेवा कर देने के लिए उसको सबसे पहला अपना कर्तव्य माना। 1932 की पूना संधि के प्रावधान, इसमें दमित वर्ग जो थे, जिनके बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, जो दमित वर्ग हो गया ना, वो उसे कहते हैं दबाया गया वर्ग। जो पदचलित हो, दमित हो, उसे कहिए समझ लीजिए कि वो छोटी जाति के लोग थे। इनके प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, आरक्षण मिल गया। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। इनको जब यहाँ पे आरक्षण मिला, उसके बाद थोड़ी सी स्थिति इनकी यहाँ पे सुधरी है। अब हम बात करेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपने आपपन की भावना को जगाया, तभी सभी भारतीय लोगों ने एक हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने आपन का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पर अगर 20-25 लोग रहते हैं तो उनके अंदर सबको लेके अपने आपन का भावना, कहने का मतलब हम सभी को एक समझें, सभी के साथ रहें, सभी के सुख दुख में खड़े रहें, सभी के पर्व में खड़े हैं, सभी का आदर करें, सत्कार करें, उनकी संस्कृति का इज्जत करें। इसी से अपनेपन की भावना जगती है। अब हम बात करेंगे चिन्ह और झंडे के बारे में। तो बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, हरा, पीला, लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते से महात्मा गांधी ने सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। महात्मा गांधी जी जो चाहते थे वही होता था। उन्होंने कहा सफेद भर दो तो सफेद भर दिया, लाल भर दो तो लाल भर दिया, केसरिया भरो तो केसरिया भर दिया। इतिहास की अगर हम पुनर्व्याख्या की बात कर ले तो बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ना चाहिए। भारत का जो इतिहास है उसे अब और गौरवान्वित होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो खराब थोड़ी ना है। बहुत देशों के इतिहास है, सबसे ऊपर हमारा इतिहास है, सबसे प्राचीन इतिहास है। हिंदुओं का, सनातनियों का ये देश रहा है जो पूरे विश्व के ऊपर शासन करता था। तो भारत गर्व इससे महसूस करता है, हर भारतीय इस पर गर्व महसूस करता है। इसके अलावा वंदे मातरम जैसे जो गीत हैं, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र के द्वारा यह गीत लिखा गया। जो मातृभूमि के स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। मतलब इस गीत को गा के लोगों को लगता था कि हम अपने भारत माता की वंदना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इससे देश की भावना जो है, वो लोगों के बीच में जो एकता की भावना है वो और ज्यादा क्लोज हुआ, जागृत हुआ। इस तरह से आपने देखा क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पे समाप्त हो गया। सारी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सबको हमने डिस्कस किया है और आपको समझाया भी है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।